नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम प्रगति के माध्यम से देश भर में बड़ी परियोजनाओं और महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई। केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत 8 राज्यों में 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय उत्पादों और उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उच्च शिक्षित व्यक्तियों और पेशेवरों के शामिल होने पर चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय फार्माकोपिया का 10वां संस्करण जारी किया। पहली बार ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ की शुरुआत। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तान के दावों को निराधार बताया। और अमीराह अरशद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जोहैर खान ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि सक्रिय शासन व्यवस्था और नीतियों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम प्रगति ने बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में तेजी लाने का काम किया है। आज नई दिल्ली में प्रगति की 50वीं बैठक के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सोमनाथन ने कहा कि प्रगति की 50वीं बैठक में 85 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 3,300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री सोमनाथन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सार्वजनिक परियोजनाओं और योजनाओं के लिए व्यापक समाधान के रूप में प्रगति मंच की परिकल्पना की थी। उन्होंने बताया कि ये प्रणाली 10 वर्ष से चल रही है। The objective of प्रगति का उद्देश्य केंद्र तथा केंद्र राज्य समन्वय को बेहतर बनाना है, ताकि उन महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके जो विभिन्न समस्याओं और बाधाओं का सामना कर रही हैं। which face issues and bottlenecks. कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रगति मंच के जरिए विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े 7,735 मुद्दों में से 7,156 मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। एक रिपोर्ट। प्रगति के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के समाधान और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से स्कीम लागू करने की समीक्षा के लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ सीधे प्रगति समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसके तहत खास परियोजना और स्कीमों में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रगति के तहत समीक्षा किए गए रेलवे परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि प्रगति के अंतर्गत रेलवे के 427 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें से 38% पूरी हो चुकी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रगति पहल के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। वहीं विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि प्रगति के तहत मंत्रालय की 416 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें 885 मुद्दे सामने आए और 803 का समाधान किया गया। प्रगति जवाबदेही तय करने और उच्चतम स्तर पर कड़ी निगरानी और समीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं को लागू करने में तेजी लाने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में काम कर रहा है। आनंद कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और कार्यान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। श्री वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय उत्पादों और उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी।
इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती उद्योगों में से एक है। यह देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है। आज मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स 8 राज्यों से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई मजबूत होगी, जरूरी कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत में उन्नत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। ये नई मंजूरी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की सोच का एक अहम कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र के पालघर में विरार और बोईसर को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने ये बात कही। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों और पेशेवर लोगों का राष्ट्र और समाज के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना चिंताजनक है। राजस्थान के उदयपुर में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का अभाव है तो केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। धर्म और नैतिकता से विहीन शिक्षा यह समाज के लिए उपयोगी नहीं होगी और कभी कभी घातक भी यह सिद्ध हो जाती है। और साथियों, शायद यही कारण है शिक्षित लोग भी आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए जाते हैं। और आज व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियां देशवासियों के सामने आ रही हैं, जहां अत्यंत शिक्षित लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते। हाल में ही जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वह करने वाले कौन था? डॉक्टर थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है और भारत ये किस प्रकार करता है इसे कोई और तय नहीं कर सकता। चेन्नई में IIT मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव शास्त्र 2026 के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को जारी रखता है तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का पूरा अधिकार है, और ऐसे में इस अधिकार का प्रयोग कैसे होगा ये भी हम तय करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले ये 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें संस्करण के विमोचन पर यह बात कही। फार्माको विजिलेंस जो हमारा था सिस्टम, उसकी ग्लोबल रैंकिंग 2009 to 2014 was 123rd and today our ranking is 8th. It is a huge achievement. I congratulate Pharmacopoeia Commission for doing the hard work और आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। हमारे को अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को क्रेडिबल बना करके ग्लोबली अलाइंड करके चलने की आवश्यकता है। श्री नड्डा ने बताया कि पहली बार शामिल किए गए 20 रक्त घटक के बारे में विशेष लेखों से थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों में शोध और अध्ययन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए विशेष लेखों से राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत और सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को सीधे तौर पर लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री चौहान ने नासिक में बताया कि किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास जारी रहेंगे।
किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े, हमारा देश और तेज गति से आगे बढ़े और मेरे किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा है कि ये रचनात्मकता, सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। 14वीं अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी कल शुरू हुई। ये प्रदर्शनी 22 जनवरी तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने संबंधी पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान भ्रामक और असत्यापित सैटेलाइट तस्वीरों का प्रसारण करके भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के झूठे दावे कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। तस्वीरों में दिखाए गए स्थानों के स्वतंत्र सत्यापन में कथित ठिकानों पर किसी प्रकार की तबाही के दृश्य नजर नहीं आने से इस दावे के झूठ की पुष्टि होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले 2 दशकों में देश का विकास अंतरिक्ष, महासागर, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण सहित नवाचार संचालित क्षेत्रों से होगा। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा आज विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में किए जा रहे सभी प्रमुख सुधार प्रौद्योगिकी आधारित हैं। केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। मसौदा मतदाता सूची जारी होने के बाद नोटिस जारी किए गए हैं। मसौदा मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद से अब तक 1,21,000 से अधिक आवेदन संशोधन और सुधार के लिए प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनका घुसपैठियों के प्रति नरम रवैया है। ये जो घुसपैठिए हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे ठोस कदम उठाए हैं और ये ठान लिया है कि ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, एक घुसपैठिया यहाँ नहीं रहेगा। इस पे टीएमसी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करना तो दूर, उनका स्टैंड क्या है ये बताने से डरती है। दीमक की तरह ये पार्टियां, जिनको जनता ने सेवा करने का अवसर भी दिया, हमारे ही देश को खाना चाहती है। ये चिंताजनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर लाल के निधन से भाजपा को अपूरणीय क्षति हुई है। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का कल निधन हो गया था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कल बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में सोमवार तक मौसम ठंडा बना रहेगा। और अब बात खेलों की। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में अमीरा अरशद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राजश्री अनिल कुमार संचेती ने रजत, वहीं प्रांजू श्री सोमानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। उधर पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में जुहैर खान ने स्वर्ण पदक जीता। शपथ भारद्वाज ने रजत, जबकि ओलंपियन काइनन चेनाई ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ये प्रतियोगिता 18 जनवरी से शुरू होगी। वीनस इस प्रतियोगिता में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम प्रगति के माध्यम से देश भर में बड़ी परियोजनाओं और महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई। केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के तहत 8 राज्यों में 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय उत्पादों और उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उच्च शिक्षित व्यक्तियों और पेशेवरों के शामिल होने पर चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय फार्माकोपिया का 10वां संस्करण जारी किया। पहली बार ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ की शुरुआत। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तान के दावों को निराधार बताया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।